हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कैश क्रेडिट अकाउंट यानी कि सीसी अकाउंट की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। कैसे हमको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है कि वो अकाउंट स्लिप ना हो जाए एनपीए में या एसएमए में, और हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी का डर ना हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक गलती होती है हमसे वो ये होती है कि जब हम कोई सीसी लिमिट सैंक्शन करते हैं, नई सीसी लिमिट हम बनाते हैं किसी कस्टमर की, तो हम उसे बेसिक्स उसके बताते नहीं हैं। हमें सारी जो सीसी लिमिट से जुड़े हुए जो नियम हैं, सैंक्शन लेटर में लिख कर तो देते हैं, पर हमें कस्टमर को फेस टू फेस बताने चाहिए, समझाने चाहिए। जो मेन पॉइंट्स है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो बताते हैं। सबसे पहले हमें उसे बताना है कि सीसी लिमिट केवल वर्किंग कैपिटल के लिए है, और उसका जो पैसा है, सीसी लिमिट के जो फंड्स हैं, वो किसी भी और पर्पस के लिए डाइवर्ट नहीं होने चाहिए, किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं होने चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सीसी लिमिट जो आप देते हैं वो देते हैं स्टॉक क्रिएशन के लिए, इन्वेंट्री क्रिएशन के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। सीसी लिमिट आप देते हैं डेटर्स के लिए, यानी कि कस्टमर जब अपना माल बेचेगा, और कई बार उसे माल उधार पर बेचना पड़ता है, तो उधार पे जब वो कस्टमर को पैसा, वो माल देता है, तो वो डेटर्स क्रिएट होते हैं। तो उस उतने दिन के लिए, जितने दिन के लिए उसके वो फंड्स ब्लॉक होते हैं, वो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे पैसे की, इसके लिए आप सीसी लिमिट देते हैं। सीसी लिमिट आप देते हैं क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, यानी कि कस्टमर जिनसे माल खरीदता है, वो वो उनको जल्दी पैसा दे सके, जिससे उसे डिस्काउंट मिल सके वहां से। तो सीसी लिमिट इन कामों के लिए होती है। तो आपने कस्टमर को समझाना है कि सीसी लिमिट केवल वर्किंग कैपिटल के लिए है, ये किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने कस्टमर को बताना है कि सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी उसके बिजनेस से संबंधित लेन देन है, वो अकाउंट के थ्रू ही करे, सीसी अकाउंट के थ्रू ही करे। कई बार क्या होता है, कस्टमर जानकारी के अभाव में क्या करता है, वो ओवर द काउंटर यानी कि कैश में लेन देन कर लेता है, कैश में माल खरीद लिया, कैश में माल बेच दिया, अकाउंट के थ्रू रूट नहीं हुआ। तो ये गलत है। आप कस्टमर को समझाइए कि वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकाउंट के थ्रू ही रूट करे। आगे आपने कस्टमर को बताना है कि बिना आपके बैंक की परमिशन के किसी भी दूसरे बैंक में करंट अकाउंट ओपन न करे, क्योंकि वो गलत है। करंट अकाउंट अगर उसे खोलना है किसी बैंक में, तो आपके बैंक को इन्फॉर्म करके, आपके बैंक से परमिशन लेकर ही वो ओपन करे। आपने कस्टमर को बताना है कि सीसी अकाउंट से कैश विड्रॉल्स नहीं करने हैं या बहुत ही मिनिमम रखने हैं। सीसी अकाउंट जब आप देते हैं, सीसी लिमिट जब आप देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी वो ट्रांजैक्शंस करेगा, वो थ्रू चेक, थ्रू आरटीजीएस, थ्रू नीएफटी, थ्रू डिजिटल पेमेंट्स, अकाउंट के थ्रू जाने चाहिए सारे पेमेंट्स। कैश विड्रॉल का कोई मतलब नहीं बनता। कैश विड्रॉल कोई बहुत छोटे मोटे अमाउंट्स के हो सकते हैं, किसी लेबर को वेजेस देने हैं जिस लेबर का कोई अकाउंट नहीं है, या इस तरह को कोई और छोटे मोटे खर्चे हैं जिसकी वजह से कैश विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो भी जब वो कैश विड्रॉ करने आए कस्टमर, तो चेक के पीछे उसका रीजन लिखवाइए। नहीं तो आप क्लियरली कहिए कि सीसी अकाउंट से कैश विड्रॉल्स अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आप कस्टमर को समझाइए कि समय पर स्टॉक और डेटर्स का स्टेटमेंट देना कितना जरूरी है। अगर वो समय पर स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर्स के स्टेटमेंट्स या और अगर स्टेटमेंट्स कोई भी आपके बैंक में जरूरत पड़ती है, वो समय पर यदि नहीं देता है, तो उससे उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से उसको पेनल इंटरेस्ट लग सकता है, और उसकी ड्राइंग पावर भी खत्म हो सकती है। और लगातार 6 महीने तक अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आता है, तो अकाउंट एनपीए भी हो जाता है। आगे चलते हैं। आपने कस्टमर को बताना है कि किसी भी दूसरे बैंक से लोन या नई लिमिट लेने से पहले आपने उसने आपके बैंक को इन्फॉर्म करना है, आपके बैंक से परमिशन लेनी है। बिना आपके बैंक को इन्फॉर्म किए, बिना आपके बैंक की परमिशन के, वो किसी भी दूसरे बैंक से बिजनेस के लिए नई लिमिट या नया लोन न ले। आप उसे बताइए कि स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर के स्टेटमेंट को सबमिट ना करने पर या देर से सबमिट करने पर पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। आप उसे बताइए कि रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स अगर वो सबमिट नहीं करेगा, रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स को देर से सबमिट करेगा, तो भी पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है उसके अकाउंट में। आप उसे कहिए कि बैंक ऑफिशियल्स उससे जब भी जरूरत पड़ेगी, उससे उसके जीएसटी रिटर्न्स, सेल परचेज के इनवॉइसेस, स्टॉक के रिकॉर्ड्स, ये सब मांग सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, बैंक ऑफिशियल्स उसकी यूनिट को, उसकी शॉप को, उसके गोडाउंस को विजिट कर सकते हैं। आप उसे बताइए कि सभी सैंक्शन टर्म्स को वो प्रॉपर्ली कंप्लाई करे, किसी भी सैंक्शन टर्म को वायलेट न करे। सैंक्शन लेटर के जो भी कंडीशंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़े, और अगर वो सैंक्शन टर्म्स को नॉन कंप्लाई करता है, सैंक्शन टर्म्स को वायलेट करता है, तो उसके लिए भी उसको पेनल्टी इंटरेस्ट लग सकता है। आगे चलते हैं। अब आपने अपने एंड पे क्या करना है।
आपने ये करना है कि उसका जो सीसी अकाउंट आपके बैंक में चल रहा है उसे आप पीरियोडिकली चेक करें। पीरियोडिकली का मतलब है आप हफ्ते में, 15 दिन में या कम से कम महीने में एक बार जरूर उसके अकाउंट को चेक करें, अकाउंट स्टेटमेंट खोलकर। अब आपने उसमें चेक क्या करना है? पहली चीज आप ये देखिए कि उसके जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं वो सारे अकाउंट थ्रू रूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली इसका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। दूसरा, उसका स्टेटमेंट जनरेट करके आप ये देखिए कि जो क्रेडिट्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक महीने का स्टेटमेंट निकाला, एक महीने में देखिए उसके क्रेडिट कितने आए हैं और देखिए कि क्या उसके क्रेडिट्स जो हैं वो उसके टर्नओवर से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उसके उसका जो क्रेडिट्स हैं, यानी कि जो उसके डेटर से पैसा आ रहा है, जो उसके सेल के प्रोसीड्स आ रहे हैं, जो माल बेचकर जो पैसा आ रहा है वो कहीं और ले जा रहा है, किसी और अकाउंट में ले जा रहा है, या वो कैश में लेन देन कर रहा है और अकाउंट में आ नहीं रहा है पैसा। तीसरा, आप ये चेक करें कि अकाउंट से कहीं कैश विड्रॉ नहीं हो रहा है, अगर ऐसा है तो उस पर रोक लगाएं। आप मेजर जो बड़ी बड़ी जो डेबिट एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं स्टेटमेंट में, आप उसे खोल कर देखें और ये सुनिश्चित करें, ये चेक करें कि कहीं वो पैसा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज नहीं हो रहा। नॉन बिजनेस पर्पस का मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि आपने किसी फैक्ट्री के लिए लोन दिया, मान लीजिए उस फैक्ट्री में कपड़ा बनता है और अब आप ये देख रहे हैं कि अकाउंट में एक डेबिट एंट्री दिखाई दे रही है, वो बड़ी डेबिट एंट्री है और वो किसी कार मैन्युफैक्चरर को जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि वो कार खरीदने के लिए पैसा यूज हो गया हो जो कि बिजनेस में यूज नहीं होने वाली। तो इस तरह की कोई भी डेबिट एंट्रीज आपको दिखाई दें, मान लीजिए कि उसके परिवार के सदस्यों के नाम से उसने चेक काट रखा है, उनको पैसा जा रहा है, अपने ग्रुप कंसर्न्स को पैसा भेज रहा है, वो अपने अलाइड कंसर्न्स को पैसा भेज रहा है, अगर तो इस तरह की कोई भी एंट्रीज दिखाई दें तो ये अलार्मिंग है। आप कस्टमर से बात करें। किसी भी इस तरह का इशू अगर आपकी नजर में आता है स्टेटमेंट चेक करने के टाइम पर, तो आप कस्टमर को ईमेल डालें, कस्टमर को व्हाट्सएप करें, कस्टमर को कॉल करें और उससे क्लैरिफिकेशन लें। आगे चलते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट पे बात करते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट मंथली बेसिस पर या जैसा भी सैंक्शन में लिखा हुआ है उसके अनुसार आप कस्टमर से स्टॉक स्टेटमेंट जरूर लें। अब आप इसे मॉनिटर कैसे करेंगे? आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करें कस्टमर वाइज, या एक डायरी मेंटेन करें मैनुअल, और उसमें डेट मेंशन करते रहें कि किस महीने का स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट या डेटर स्टेटमेंट कब आया है। इससे आप उसको मॉनिटर कर पाएंगे। और आप अगर देर हो रही है स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने में कस्टमर के द्वारा, तो आप कस्टमर को कॉल करके, कस्टमर को मेल करके, लेटर भेज के आप उससे कहें कि स्टॉक स्टेटमेंट समय पर सबमिट करे। आगे चलते हैं, ड्राइंग पावर कैलकुलेट करनी है। जैसा कि आपको पता है कि कैश क्रेडिट अकाउंट जब आप देते हैं तो स्टॉक स्टेटमेंट्स और डेटर स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको ड्राइंग पावर उसकी निकालनी होती है। अब ड्राइंग पावर निकालते समय ध्यान रखें कि जो भी बैंक के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार ही ड्राइंग पावर निकालें। नॉर्म्स में क्या होता है, आपने किन बातों का ध्यान रखना है? सैंक्शन के हिसाब से जो मार्जिन है वो मार्जिन मेंटेन होना चाहिए ड्राइंग पावर देते समय। जो डेटर्स की स्टॉक की एजिंग है, एजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके सैंक्शन में लिखा है कि आपको 6 महीने से पुराने स्टॉक के ऊपर ड्राइंग पावर नहीं देनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर ये आपको लिख कर दे स्टॉक स्टेटमेंट में कि 6 महीने से पुराना स्टॉक उसके पास कितना है। अगर आपके सैंक्शन में लिखा है कि आपको 90 दिन से ज्यादा पुराने जो डेटर्स हैं उसके ऊपर ड्राइंग पावर नहीं देनी है, तो आप कस्टमर से कहिए कि वो अपने डेटर्स स्टेटमेंट में डेटर्स का एज वाइज ब्रेकअप आपको दे, जिससे आप ड्राइंग पावर सही से कैलकुलेट कर पाए। आपको केवल सेलेबल स्टॉक्स ही कंसिडर करने हैं, यानी कि ऐसा ना हो कि कस्टमर के पास कोई ऑब्सोल्यूट स्टॉक पड़ा हुआ हो, अनसेलेबल स्टॉक पड़ा हुआ हो जो बिक ही नहीं सकता, जो एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे स्टॉक के अगेंस्ट आपने ड्राइंग पावर नहीं देनी है। आपको केवल एलिजिबल डेटर्स के अगेंस्ट ही ड्राइंग पावर देनी है, सैंक्शन टर्म्स और उसकी एज के हिसाब से। आगे चलते हैं, आपने विजिट करनी है पीरियोडिकली। किसकी विजिट करनी है? आपने कस्टमर के वर्क प्लेस की, शॉप की, गोडाउन की, फैक्ट्री की, इरेगुलर इंटरवल्स पर। इरेगुलर इंटरवल्स का मतलब है कि आप कभी भी जाएं, महीने में एक बार, महीने में 2 बार या 2 महीने में एक बार, जैसा भी आपको सुटेबल हो, लेकिन विजिट जरूर कीजिए और इरेगुलर इंटरवल्स पे कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अकेले जाएं या बैंक स्टाफ के साथ ही जाएं, अपने कलीग के साथ जाएं, कस्टमर को बिना बताए जाएं, कस्टमर के साथ ना जाएं। उससे होता क्या है कि आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी उसकी यूनिट पर विजिट करने के बाद में कि वहां पर क्या चल रहा है। आप वहां पे यूनिट की वर्किंग को वेरीफाई करें कि यूनिट सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं यूनिट बंद पड़ी है, स्टॉक वहां अवेलेबल है कि नहीं। जो कस्टमर ने स्टॉक अपना स्टॉक स्टेटमेंट दिखाया है तो लगभग वो स्टॉक वहां पर अवेलेबल है कि नहीं। इन एंड आउट रजिस्टर जरूर मेंटेन होता है, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं वहां पर एक इन आउट रजिस्टर जरूर होता है कि क्या माल आया, क्या माल गया, उसके गेट पर ये रजिस्टर होता है। आप वो रजिस्टर जरूर चेक कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिट कितना एक्टिवली काम कर रही है। इसके अलावा आप लेटेस्ट सेल्स और परचेज इनवॉइसेस जरूर आप कस्टमर से मांगिए।
उसके अकाउंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप उनको कहिए कि जो लेटेस्ट सेल्स परचेज इनवॉइस हैं पिछले 1 महीने या पिछले 2 महीने के, वो आप उनसे मांगिए, उनकी कॉपीज आप लीजिए विजिट के दौरान, जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ वो यूनिट लगातार वर्किंग में है, लगातार माल खरीदा जा रहा है, लगातार माल बेचा जा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हमारे हाथ में है जीएसटी वेरिफिकेशन का, जीएसटी रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन का। इससे आप क्या क्या चेक कर सकते हैं? जो सेल्स और परचेज कस्टमर अपने स्टॉक स्टेटमेंट में, डेटर स्टेटमेंट में आपको रिपोर्ट कर रहा है मंथली बेसिस पर, वो आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अब जीएसटी पोर्टल के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, तो आप कस्टमर से ये कहिए जब भी आप उसकी यूनिट पर विजिट कीजिए कि वो आपके सामने वो अपना जीएसटी का पोर्टल खोल दे और आप उसके थ्रू उसके सेल्स और परचेज को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? सेल्स जो है, जो जीएसटीआर 1 होता है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स दिखाई देंगी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर उसने कितनी सेल की है। अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो क्वार्टरली आपको ये डिटेल्स दिखाई देंगी वहां पर कि वो मंथ ऑन मंथ कितनी सेल्स कर रहा है, किस किस पार्टी को सेल कर रहा है। अगर ये B2B सेल होगी, यानी कि अगर बिजनेस टू बिजनेस सेल की गई होगी, तो आप बाकायदा उसमें पार्टी का नाम भी देख सकते हैं, इनवॉइस नंबर देख सकते हैं, कितने का इनवॉइस जनरेट हुआ ये भी देख सकते हैं, किस दिन वो इनवॉइस क्रिएट किया गया। ये सारी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 में दिख जाएंगी। ऐसे ही परचेजेस को आप जीएसटीआर 2B के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। जीएसटीआर 2B को आप एक्सप्लोर करेंगे जब जीएसटी पोर्टल पर, तो आप उसके सारी परचेजेस को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायर्स और सप्लायर्स के नाम हैं, वो भी आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर जब आप जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2B को एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको कस्टमर्स के नाम भी मिलेंगे, कस्टमर के जीएसटी, जो उनके सप्लायर्स हैं उनके जीएसटी नंबर्स भी मिलेंगे। तो उससे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो कस्टमर अपनी डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट में नाम दे रहा है, डेटर्स में जो नाम दे रहा है, क्रेडिटर्स में जो नाम दे रहा है, वो वाकई उसके क्लाइंट्स हैं भी कि नहीं है, वाकई वो उनको माल बेचता भी है कि नहीं, वाकई वो उनसे माल खरीदता है कि नहीं खरीदता। आगे चलते हैं। अब डेटर का वेरिफिकेशन कैसे करना है आपको? आप कस्टमर से ये कहिए कि जब वो स्टॉक स्टेटमेंट आपको दे, तो वो स्टॉक स्टेटमेंट के साथ में आपको डेटर्स, जो बड़े बड़े डेटर्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करें, जैसे उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह। अब आप, जब आपको एड्रेस मिल जाता है तो आप, और या ईमेल आईडी मिल जाता है, तो आप इन डेटर्स को डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं या लेटर भेज सकते हैं कि जो आपका कस्टमर उसको डेटर शो कर रहा है, वाकई उसका, उस डेटर का उतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। जो बायर्स के एड्रेसेस हैं, वो आप जीएसटी नंबर के थ्रू जीएसटी पोर्टल से भी फेच कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास आपके कस्टमर के बायर्स की लिस्ट है, बायर्स के जीएसटी नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्टली उस जीएसटी नंबर के थ्रू उन बायर्स का एड्रेस फेच कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल से, और फिर आप उनको लेटर भेज सकते हैं। अब हो सकता है आप वो लेटर भेजें या ईमेल भेजें और कोई जवाब नहीं आता है सामने की तरफ से, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका काम इतना ही है कि आप लेटर को भेजें जरूर, आप ईमेल भेजें जरूर, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। वो जो आपने ईमेल भेजी है या आपने जो लेटर भेजा है, उसको अपने फाइल में जरूर लगाएं। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये भी सीसी लिमिट में, कि जब भी आप स्टॉक्स के अगेंस्ट, इन्वेंट्री के अगेंस्ट आप जब सीसी लिमिट देते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि सीसी लिमिट को रिलीज करते समय, फर्स्ट टाइम सीसी लिमिट रिलीज कर रहे हैं, तो आप स्टॉक को इंश्योरेंस करवा लें। अब इंश्योरेंस करवाते समय भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि इंश्योरेंस उतने का जरूर करवाएं जिससे उसका पूरा रिस्क कवर हो। साथ ही साथ वो इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी उसमें फायर का इंश्योरेंस भी होना चाहिए, बर्गलरी का इंश्योरेंस भी होना चाहिए, या जो भी रिस्क हो सकते हैं आपके एरिया में, वो सारे रिस्क कवर होने चाहिए। वैल्यू उसकी सफिशिएंट होने चाहिए कि उसका पूरा का पूरा स्टॉक कवर्ड हो उसमें। ऐसा ना हो स्टॉक स्टेटमेंट तो कस्टमर दे रहा है आपको 1 करोड़ रुपए के स्टॉक का, और हमारे पास इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कभी कोई अनहोनी होती है तो पूरा इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा, और इसकी जो लायबिलिटी बनती है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो फिर बैंक एम्प्लॉय के ऊपर आती है। उस पॉलिसी पर, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास आएगी, ध्यान रखें कि उसमें बैंक का नाम, आपके बैंक का नाम जरूर होना चाहिए, बैंक के फेवर में एंडोर्स होनी चाहिए, कि जिससे कि अगर कभी कोई अनहोनी होती है तो जो क्लेम आएगा वो डायरेक्टली बैंक के पास आएगा। आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स की जो स्टॉक होता है वो कई अलग अलग लोकेशंस पर होता है, यानी उसके 3-4 लोकेशंस या ज्यादा लोकेशंस भी हो सकती हैं जहां पर वो स्टॉक मेंटेन करता है। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में सभी स्टॉक लोकेशंस के एड्रेसेस मेंशन्ड हो, उसमें कोई भी एड्रेस छूटा हुआ ना हो। अब आपको ध्यान रखना है कि
एक स्पेसिफाइड पीरियड पर स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी पर आपको एज वाइज लिस्ट ऑफ डेटर्स जरूर लेना है। सबसे पहले तो जब भी कस्टमर आपको स्टॉक स्टेटमेंट देता है मंथली बेसिस पर, तो आप कस्टमर को जरूर कहिए कि उसके साथ वो डेटर्स की एज वाइज लिस्ट दे। एज वाइज लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर आपको बताए कि उसके कितने ऐसे डेटर्स हैं, कितने ऐसे बुक डेट्स हैं, कितने ऐसे रिसीवेबल्स हैं जो 3 महीने तक, 3 महीने के अंदर के हैं, यानी कि 90 दिन के विदिन है। कितने ऐसे हैं जो 90 से 180 दिन के विदिन है, और कितने ऐसे हैं जो 180 दिन से ऊपर हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि कस्टमर जो माल बेच रहा है उसका पैसा कितना फ्रिक्वेंटली उसको वापस मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर माल तो बेच रहा है लगातार और उसके डेटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वो पैसा वापस आ नहीं रहा है बिजनेस के अंदर। आगे चलते हैं। जो बड़ी लिमिट्स हैं, अब बड़ी लिमिट्स की डेफिनेशन हर बैंक की अपनी अलग अलग है। तो जो भी बड़ी लिमिट्स हैं वहां पर आप कोशिश ये कीजिए कि कम से कम क्वार्टरली आपको सीए सर्टिफाइड एज वाइज लिस्ट मिले डेटर्स की। इससे क्या हो जाता है कि वो चीज एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि जो डेटर्स की लिस्ट कस्टमर आपको दे रहा है वो ऑथेंटिक है, उस वो वेरीफाइड है। आगे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिन्यूअल का। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि सीसी लिमिट जो होती है वो जनरली हर एक साल रिन्यूअल होता है, उसका एनुअल रिन्यूअल होता है। अब रिन्यूअल के लिए आपको रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप कम से कम जो एक्सपायरी आने वाली है उससे 2 महीने पहले आप कस्टमर को लेटर भेजिए, ईमेल भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए कि आप कि वो रिन्यूअल डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आप उस मैसेज में, उस लेटर में, उस ईमेल में मेंशन करें। आगे जब तक वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ नहीं जाते तब तक आप वीकली रिमाइंडर्स भेजते रहिए, उसको कॉल करते रहिए। जितने भी अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि अब आजकल व्हाट्सएप है जैसे, इसके अलावा ईमेल है, लेटर है, आप स्पीड पोस्ट से या कुरियर से लेटर भेज सकते हैं, पर्सनल विजिट कर सकते हैं। सभी अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा आप उसको कॉन्टैक्ट कीजिए कस्टमर को कि वो रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करे और कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करे। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर कोई लिमिट आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर कोई लिमिट 6 महीने एक्सपायर होने के बाद 6 महीने के अंदर रिन्यू नहीं होती है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो इसलिए रिन्यूअल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिन्यूअल आप तभी कर पाएंगे जब कस्टमर आपको रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। क्या होता है हम काम तो सारा करते हैं बैंक में पर हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब क्या है कि आप जो भी कस्टमर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, लेटर के माध्यम से हो, उसका उसकी कॉपीज निकालकर फाइल में जरूर उसको लगाएं, उसकी फाइलिंग जरूर करें। इससे होगा क्या कि अगर आने वाले समय में बाई चांस वो अकाउंट अगर एनपीए होता है, एसएमए होता है, वो अकाउंट स्टिकी होता है, तो उसके अंदर आपके अगर कम्युनिकेशंस लगे हुए होंगे तो बैंक को ये पता चलेगा कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने कस्टमर को लगातार कॉन्टैक्ट किया है। जितनी बार भी आप विजिट करें हर बार विजिट रिपोर्ट जरूर आप प्रिपेयर करें। भले ही वो विजिट रिपोर्ट 2 लाइन की हो, सिंपली आप उसमें मेंशन करें कि आपने ये विजिट की, इस डेट को विजिट की और आपने वहां पर क्या पाया, यूनिट चलती हुई पाई कि नहीं पाई, वहां पर काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, स्टॉक अवेलेबल था या नहीं था। जो भी आपके रिमार्क्स हैं वो आप जरूर मेंशन करके आप 1 पेजर ही विजिट रिपोर्ट लगाएं, लेकिन विजिट रिपोर्ट को फाइल के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स कस्टमर की तरफ से आते हैं, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट आता है, रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, या कोई भी पेपर जो कस्टमर की तरफ से आता है, उस पर आप डेट जरूर मार्क करके रखें कि कस्टमर ने आपको वो डॉक्यूमेंट कब दिया है, वो लेटर कब दिया है। कई बार क्या होता है कोई अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा होता है, कस्टमर समय बिल्कुल टाइमली सारे स्टेटमेंट्स दे रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास टाइम से आ रहे हैं, कंप्लीट आ रहे हैं, तो हम उससे बात नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स सीसी लिमिट के केस में ध्यान रखिए कि आप कम से कम महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कस्टमर से बात जरूर करें, भले ही वो अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा हो। इससे होगा क्या कि आपको पता चलता रहेगा कि कस्टमर की यूनिट पर क्या चल रहा है, उसके बिजनेस की पोजीशन क्या है, और जिससे कस्टमर को अगर आगे कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट कर सकेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की कि सीसी अकाउंट को मॉनिटर कैसे करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी इशू के लिए आप हमें phenologistforall@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।